इंडिया के स्टॉक मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग मूवमेंट चल रहा है। 2024 में एनएसई या नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने एशिया में सबसे ज्यादा आईपीओज रिकॉर्ड किए और ग्लोबली सबसे ज्यादा इक्विटी कैपिटल भी रेज किया। एक कैलेंडर ईयर में 268 आईपीओज रिकॉर्ड किए गए। ये चाइना, हांगकांग या जापान से भी ज्यादा है। इंटरेस्टिंगली इन आईपीओज का एक मेजर हिस्सा बड़े कंपनी से नहीं आया था। ये इंडिया के स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस से आया था। ये ऐसी कंपनीज हैं जिनके बारे में ज्यादातर लोगों ने सुना तक नहीं होगा। आरबीआई के लेटेस्ट बुलेटिन के हिसाब से इन एसएमई आईपीओज का इंडिया के टोटल इक्विटी कैपिटल में काफी बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। फाइनेंशियल ईयर 24 में इंडिया में 204 एसएमई आईपीओज आए। इन्होंने लगभग 6,000 करोड़ रुपीस रेज किया। फाइनेंशियल ईयर 25 तक ये नंबर 236 तक बढ़ गया और एसएमई आईपीओज ने 9,100 करोड़ रुपीस रेज किए। मतलब बस एक साल में 53% ग्रोथ। आज के इस वीडियो में हम आरबीआई के एसएमई आईपीओज पे रिपोर्ट को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम एसएमईज के लिस्टिंग की हिस्ट्री समझेंगे, फिर हम इन कंपनीज के स्टॉक्स में रिटेल इन्वेस्टमेंट के बूम को भी समझेंगे। हम एसएमई आईपीओ से रिलेटेड कुछ डेटा पॉइंट्स भी एक्सप्लोर करेंगे। एंड में हम इन कंपनी से रिलेटेड सेबी रेगुलेशंस भी देखेंगे। मैं हूं आपका होस्ट देव, आप देख रहे हैं मार्केट्स बाय ज़ीरोधा हिंदी। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इंडिया में एसएमईज और इनके लिस्टिंग की हिस्ट्री देखते हैं। इंडिया का स्मॉल बिजनेसेस के साथ रिलेशनशिप हमेशा से ही कॉम्प्लिकेटेड रहा है। इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया ने कई सालों तक अपने स्मॉल बिजनेसेस को प्रोटेक्ट किया और इनके लिए कुछ प्रोडक्ट लाइंस रिजर्व भी करके रखे। लेकिन इंडिया के मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट में एक गैप था। बहुत सारे छोटे फर्म्स थे, बहुत सारी बड़ी कंपनीज भी थी, लेकिन बहुत कम मीडियम साइज्ड कंपनीज थे। लेकिन मिड 1980s के लिबरलाइजेशन के कारण इस सिचुएशन में एक चेंज आया। इंडिया का स्टैंस प्रोटेक्शन से कंपटीशन में बदलने लगा और कंपटीशन के लिए एक्सेस टू कैपिटल बहुत जरूरी था। तो 1989 में इंडिया ने ओवर द काउंटर एक्सचेंज के थ्रू एसएमई एक्सचेंज एस्टैब्लिश करने की कोशिश की। फिर 2005 में बीएसई का इंडोनेक्स्ट आया। ये दोनों एक्सचेंजेस थोड़े बहुत सक्सेसफुल हुए, लेकिन असली ब्रेक थ्रू बीएसई के एसएमई एक्सचेंज और एनएसई इमर्ज के साथ 2012 में आया। दोनों एक्सचेंजेस ने लिस्टिंग नॉर्म्स, आईपीओ रिक्वायरमेंट्स और रिपोर्टिंग ऑब्लिगेशंस को बहुत आसान बनाया। पहले कुछ सालों में ग्रोथ स्लो था। 2011-12 में एक एसएमई आईपीओ ने 7.25 करोड़ रुपीस रेज किए थे। 2016 to 17 तक 80 कंपनीज ने 824 करोड़ रुपीस रेज किए। लेकिन फिर पैंडेमिक आया और इसके कारण फिर एक स्लो डाउन आ गया। फाइनेंशियल ईयर 20 और फाइनेंशियल ईयर 21 में 435 करोड़ रुपीस और 244 करोड़ रुपीस रेज हुए। फिर फाइनेंशियल ईयर 24 और 25 आए और सब कुछ बदल गया। एसएमई आईपीओ मार्केट में एक बूम आया। रिटेल इन्वेस्टर्स इस बूम का कारण थे। फाइनेंशियल ईयर 23 में एसएमई आईपीओज में रिटेल एप्लीकेशन के नंबर्स वीक थे, लेकिन फाइनेंशियल ईयर 25 के थर्ड क्वार्टर तक पर आईपीओ 1.8 लाख से ज्यादा एप्लीकेशंस आ रहे थे। कुछ आईपीओज 100 टाइम्स तक ओवर सब्सक्राइब हो रहे थे। मतलब हर एक अवेलेबल शेयर खरीदने के लिए 100 एप्लीकेंट्स रेडी थे। लेकिन रिटेल इन्वेस्टर्स में अचानक एसएमई आईपीओज के लिए ये क्रेज क्यों आया? इसके पीछे 4 मेजर रीजंस हैं: मार्केट सेंटिमेंट, टेक्नोलॉजी, डेमोग्राफिक्स और स्टेट इंसेंटिव्स। चलिए इन चारों फैक्टर्स को समझते हैं। सबसे पहले मार्केट सेंटिमेंट्स। फाइनेंशियल ईयर 24 इंडियन इक्विटीज के लिए एक इंपॉर्टेंट साल था। इंडिया सबसे तेजी से बढ़ने वाले G20 इकोनॉमीज में से एक बन चुका था। कॉर्पोरेट अर्निंग स्ट्रांगली बढ़ रहे थे। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स ने इंडियन इक्विटीज में 2.08 लाख करोड़ रुपीस इन्वेस्ट किए। फाइनेंशियल ईयर 23 में ये नेट सेलर्स थे। मतलब इन्होंने इंडियन शेयर्स में जितना इन्वेस्ट किया था, इन्होंने अपने इन्वेस्टमेंट से उससे ज्यादा के एग्जिट्स लिए थे। जब मार्केट ऐसे बूम कर रहा हो तो इन्वेस्टर्स में एक रीसेंसी बायस डेवलप हो जाता है। हम मान लेते हैं कि रीसेंट ट्रेंड्स ही मार्केट का नॉर्मल है और ये ऐसे ही चलते रहेंगे। इस बायस के कारण इंडियन इन्वेस्टर्स भी काफी ऑप्टिमिस्टिक फील कर रहे थे। दूसरा फैक्टर था टेक्नोलॉजी। यूपीआई बेस्ड पेमेंट्स के कारण आईपीओज के लिए अप्लाई करना ऑनलाइन खाना ऑर्डर करने जितना आसान हो गया था। एएसबीए या एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट सिस्टम के कारण लोगों को पैसे पहले से पे करके रखने की भी जरूरत नहीं थी। मतलब अलॉटमेंट तक उन्हें अपने फंड्स पे इंटरेस्ट भी मिलते रहते। पहले आईपीओज में अप्लाई करने के लिए फिजिकल फॉर्म्स और चेक्स से डील करना पड़ता था और रिफंड्स के लिए भी वेट करना पड़ता था। अब ये सारा काम बस कुछ मिनट्स में हो सकता है। तीसरा फैक्टर है डेमोग्राफिक्स। मार्च 2019 तक टोटल इंडियन इन्वेस्टर्स में से बस 22.6% की एज 30 ईयर्स से कम थी। जुलाई 2025 तक ये नंबर ऑलमोस्ट डबल हो गया और 38.9% तक पहुंच गया। मीडियन इन्वेस्टर एज 38 ईयर्स से 33 ईयर्स तक गिर गया। यंग इन्वेस्टर्स का रिस्क प्रोफाइल अलग होता है। ये वॉलेटिलिटी के साथ कंफर्टेबल होते हैं, इन्हें क्विक गेन्स पसंद है और ये सोशल मीडिया से भी इजीली इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। फोर्थ फैक्टर है स्टेट इंसेंटिव्स। तमिलनाडु लिस्टिंग एक्सपेंसेस के लिए सब्सिडीज देता है।
गुजरात एलिजिबल कॉस्ट का 25% रीइंबर्स करता है। महाराष्ट्र और राजस्थान ने भी स्टॉक एक्सचेंजेस के साथ एमओयू साइन किए हैं। एक छोटी कंपनी पे इन इंसेंटिव्स का बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ सकता है। एसएमई आईपीओस पे एक इंटरेस्टिंग चीज का भी इंपैक्ट पड़ता है, रेप्यूटेशन। जिन आईपीओस को टॉप 7 मर्चेंट बैंकर्स ने मैनेज किया था, उनके सब्सक्रिप्शन रेट्स दूसरे मर्चेंट बैंकर्स से डबल थे। इन टॉप 7 मर्चेंट बैंकर्स ने टोटल इशू वैल्यू के 50% से ज्यादा हैंडल किया। और ऐसा हुआ क्यों? रेप्यूटेशन की वजह से। जब कोई रेप्यूटेबल बैंकर किसी कंपनी को बैक करता है तो रिटेल इन्वेस्टर्स ये मान लेते हैं कि ड्यू डिलिजेंस अच्छे से ही किया होगा। वो प्रॉस्पेक्टस नहीं पढ़ते, वो बस ये देखते हैं कि इशू कौन हैंडल कर रहा है और आईपीओ में अप्लाई कर देते हैं। एक और इंटरेस्टिंग चीज क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स में देखने मिला, जहां म्यूचुअल फंड्स जैसे सोफिस्टिकेटेड इन्वेस्टर्स ने वीक इंटरेस्ट दिखाया और इनका मीडियन सब्सक्रिप्शन भी रिलेटिवली फ्लैट था। वहीं रिटेल इन्वेस्टर्स और नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के पार्टिसिपेशन में बूम हुआ। फाइनेंशियल ईयर 25 के थर्ड क्वार्टर तक कई केसेस में मीडियन ओवर सब्सक्रिप्शन 300 टाइम्स से भी ज्यादा था। और इन ओवर सब्सक्रिप्शन के कारण कुछ एसएमई आईपीओस ने 400% तक के लिस्टिंग गेन्स रिपोर्ट किए। जी हाँ, कुछ स्टॉक्स की वैल्यू एक दिन में 4 गुना बढ़ गई। कंपेयर करें तो ज्यादातर मेन बोर्ड आईपीओस के लिस्टिंग गेन्स 10 to 40% के आसपास थे। तो कोरिलेशन क्लियर था, ज्यादा ओवर सब्सक्रिप्शन से ज्यादा लिस्टिंग गेन्स मिल सकते थे। कुछ आईपीओ 600 to 700 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब हो रहे थे और 200 to 300% प्रीमियम पे लिस्ट हो रहे थे। रिटेल इन्वेस्टर के लिए ये एक बड़ा इंसेंटिव था। इन्वेस्टर्स हर कंपनी में अप्लाई करने लगे और अलॉटमेंट होने पर ये लिस्टिंग डे पे ही अपने स्टॉक सेल कर देते थे। ये प्लान काम तो कर रहा था, लेकिन ये हमेशा काम नहीं कर सकता था। जब अलग अलग टाइम होराइजन्स में स्टॉक रिटर्न्स ट्रैक किए गए, जैसे एक हफ्ता, एक महीना, 3 महीने, 6 महीने, तो एक डिस्टर्बिंग पैटर्न देखने मिला। लिस्टिंग के बाद पहले हफ्ते में एसएमई आईपीओस ने बहुत अच्छे गेन्स शो किए, लेकिन लिस्टिंग से 3 मंथ्स और 6 मंथ्स के पीरियड में रिटर्न्स का केस बहुत अलग था। जहां मेन बोर्ड आईपीओस के रिटर्न्स का पैटर्न टाइट और प्रेडिक्टेबल होता है, वहीं एसएमई आईपीओस के रिटर्न्स बहुत वॉलेटाइल थे। कुछ के स्टॉक प्राइसेस बहुत भाग जाते हैं तो कुछ की वैल्यू बहुत ज्यादा गिर जाती है। सबसे ऑब्वियस डेटा ये था कि जब रिटेल ओवर सब्सक्रिप्शन के बेसिस पे टॉप और बॉटम 10 एसएमई स्टॉक्स को कंपेयर किया जाता है, तो टॉप परफॉर्मर्स में 180% तक के लिस्टिंग गेन्स हुए। लेकिन 6 मंथ्स तक ये गेन भी मोस्टली चले जाते हैं। 6 मंथ पीरियड का मीडियन नेगेटिव था। वहीं सबसे कम हाइप स्टॉक्स, जिनका ओवर सब्सक्रिप्शन भी कम था, उनका परफॉर्मेंस ज्यादा स्टेडी रहा। इन एसएमईज के वैल्यूएशन में भी एक इंटरेस्टिंग ट्रेंड था। फाइनेंशियल ईयर 24 में लिस्टेड 100 एसएमईज के प्राइस टू अर्निंग रेशियोज को उनके इंडस्ट्री पीयर्स के पी रेशियो से कंपेयर किया गया। इन एसएमई स्टॉक्स में से लगभग 20% अपने पीयर ग्रुप के पी रेशियो से कई गुना हाई मल्टीपल्स पे ट्रेड कर रहे थे। जैसे अगर किसी इंडस्ट्री के कंपनीज का पी रेशियो 35 to 40 हो, तो इस इंडस्ट्री का कोई एसएमई 100 के पीई पे ट्रेड कर रहा होता है। ऐसा लिमिटेड सप्लाई और एक्सेस डिमांड के कारण हो रहा था। रिटेल इन्वेस्टर्स के हाइप के कारण कंपनी के स्टॉक प्राइसेस उनके फंडामेंटल से अलग हो जाते हैं। इसके कारण कंपनी के स्टॉक में इन्वेस्टमेंट की जगह स्पेक्यूलेशंस होने लगते हैं। इन एसएमई आईपीओज में अलग अलग सेक्टर्स ने भी कंट्रीब्यूट किया था। मैन्युफैक्चरिंग ने 209 इश्यूज के साथ इन आईपीओज को लीड किया। इस सेक्टर ने 7,875 करोड़ रुपीस रेज किए और इसमें सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट और बेसिक मेटल ने डोमिनेट किया। मैन्युफैक्चरिंग के बाद 220 इश्यूज के साथ सर्विसेज ने 6,935 करोड़ रुपीस रेज किए। सर्विसेज में होलसेल ट्रेड ने 85 आईपीओज और 2,248 करोड़ रुपीस के साथ लीड किया। ओवर सब्सक्रिप्शन की बात करें तो यूटिलिटी सेगमेंट में 770 टाइम्स तक का हाईएस्ट मीडियन ओवर सब्सक्रिप्शन था। ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग, ट्रैवल सर्विसेज और एनवायरमेंटल मैनेजमेंट में भी बहुत ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ। इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट मैक्रो थीम से अलाइन होने वाले सेक्टर्स में था, जैसे क्लीन एनर्जी, मोबिलिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सेट्रा। लेकिन ये हमेशा कंपनीज के फंडामेंटल स्टडी करके इनमें इन्वेस्ट नहीं कर रहे थे। और इन आईपीओ से रेज होने वाले पैसे कहाँ जाते थे? देखो दोस्तों, एसएमई आईपीओ का 90% कैपिटल फ्रेश इश्यूज से रेज हुआ था। मतलब आईपीओ का पैसा कंपनी के लिए यूज हो रहा था, इन्वेस्टर्स को एग्जिट देने में नहीं। ये एक अच्छी बात है। इन फंड्स का लगभग 43% वर्किंग कैपिटल के लिए यूज हुआ। 19.5% फंड्स का यूज एक्सपेंशन और नए प्रोजेक्ट्स में हुआ। लगभग 16% जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस में यूज हुआ। फंड्स का सिर्फ 5.93% डेट रिपे करने के लिए यूज हुआ। 2024 में लिस्टेड आईपीओज में से 109 आईपीओज के सैंपल में 14% में इंडिविजुअल प्रमोटर्स ने आईपीओ पे अपना स्टेक ऑन एवरेज 22.6% से डाइल्यूट किया। जब प्रमोटर्स इतने एग्रेसिवली सेल करते हैं और रिटेल इन्वेस्टर्स एग्रेसिवली खरीदते हैं, तो एक कन्विक्शन में एक मिसमैच दिखाता है। लॉक इन पीरियड रूल्स ने इस प्रॉब्लम को करेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन इन्वेस्टर्स अपना एक्सपोजर कम करने का कोई ना कोई तरीका ढूंढ ही लेते थे। तो इन एसएमई आईपीओज को लेके हाइप तो बहुत था, लेकिन इनमें कुछ सीरियस प्रॉब्लम्स भी थे।
सेबी ने इन प्रॉब्लम्स को नोटिस किया और दिसंबर 2024 तक सेबी ने 8 की रिफॉर्म्स लाए, जिससे एसएमई आईपीओ लैंडस्केप में काफी चेंजेस आए। पहला, प्रॉफिटेबिलिटी रिक्वायरमेंट्स। एसएमईज को लास्ट 3 में से 2 साल में 1 करोड़ रुपए का इबिटा अर्न करना पड़ेगा। दूसरा, ऑफर फॉर सेल कैप। प्रमोटर्स टोटल इशू साइज के 20% से ज्यादा शेयर सेल नहीं कर सकते। ज्यादा कैपिटल कंपनी के पास जाना होगा। थर्ड, यूजेज रिस्ट्रिक्शंस। आईपीओ के फंड से प्रमोटर्स के लोन्स रीपे नहीं किए जा सकते। जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस पे भी 15% या 10 करोड़ रुपीस का कैप लगाया गया। फोर्थ, ट्रांसपेरेंसी। आईपीओ के 21 डेज पहले ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट्स पब्लिकली अवेलेबल करने होंगे, जिससे लोगों को इजीली इंफॉर्मेशन मिल सके। फिफ्थ, एनहांस्ड डिस्क्लोजर्स। फाइनेंशियल्स का क्वार्टरली रिपोर्टिंग, शेयर होल्डिंग पैटर्न्स और कंप्लायंस मैंडेटरी हो गया। सिक्स्थ, लंबे लॉक-इन्स। प्रमोटर का मिनिमम कंट्रीब्यूशन लॉक इन 3 इयर्स से 5 इयर्स तक बढ़ा दिया गया। प्रमोटर्स अपना एक्सेस होल्डिंग फेजेस में बेच सकते हैं। सेवेंथ, आरपीटी नॉर्म्स। एसएमईज पे अब पहले से स्ट्रिक्ट रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन रूल्स अप्लाई होते हैं। और एट्थ, एलोकेशन चेंज। नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के लिए एलोकेशन प्रोपोर्शनल से लॉटरी बेस पे शिफ्ट किया गया। ग्लोबल इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट कंपनी फ्रैंकलिन टेम्पल्टन के फाउंडर जॉन टेम्पल्टन ने कहा था कि बुल मार्केट्स आर बॉर्न ऑन पेसिमिज्म, ग्रो ऑन स्केप्टिसिज्म, mature on optimism and die on euphoria। 2023-24 में इंडिया का एसएमई आईपीओ मार्केट अपने यूफोरिया फेज तक पहुंच चुका था। आईपीओ का 700 टाइम्स का ओवर सब्सक्रिप्शन, रिटेल इन्वेस्टर्स का बिना प्रोस्पेक्टस पढ़े अप्लाई करना, स्टॉक्स का 400% प्रीमियम्स पे लिस्ट होना इन्वेस्टमेंट नहीं स्पेक्यूलेशन है। इन आईपीओज में से कुछ ने इन्वेस्टर्स को बहुत बड़े लिस्टिंग गेन्स तो दिए, लेकिन इनमें से कई के कारण इन्वेस्टर्स को बहुत बड़े लॉसेस भी हुए। इन लॉसेस को कंट्रोल करने के लिए सेबी ने नए रूल्स भी बनाए। आपको क्या लगता है, क्या इन रूल्स के कारण ये इन्वेस्टमेंट हाइप अब कम होगा या इन्वेस्टर्स का हाइप अभी भी चालू ही रहेगा? अपने व्यूज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आगे आप कौन से टॉपिक्स पे वीडियोस देखना चाहते हो, ये भी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना। ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।